नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो यूपी में आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है और इस चरण में 2 करोड़ से अधिक मतदाता 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। चुनाव के इस चरण में बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान की भी किस्मत आज कैद की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी, धनंजय सिंह की किस्मत दांव पर लगी है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव में 6 चरणों का मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है और यूपी चुनाव के नतीजे जो हैं वो 10 मार्च को आने हैं। यूपी के भदोही में 9 बजे तक की बात कर लें तो बता दें कि 7.41% का मतदान हो चुका है। तो वहीं अन्य जिलों में भी लगातार वोटिंग जारी है। तो वहीं अखिलेश यादव ने वोटर से अपील करते हुए कहा कि नव शुभारंभ के लिए आज 7वें और अंतिम चरण का अपना वोट अवश्य डालें। साथ ही अन्य मतदाताओं को भी अपने अपने मताधिकार का सहयोग करने की बात कही है। साथ ही मताधिकार का सदुपयोग करने की बात करते हुए अखिलेश यादव नजर आए। लोकतंत्र उतना ही अधिक बलवान होगा जितना आप वोटिंग करेंगे। साथ ही मायावती ने भी कहा कि यूपी की पूर्वांचल की 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज 7वें और अंतिम चरण के मतदान में वोटरों की भारी भागीदारी जरूरी है ताकि आप वोट का सही इस्तेमाल कर सकें। तो आपको बता दें गाजीपुर, मऊ, चंदौली, आजमगढ़, भदोही और साथ ही आपको बता दें कि मिर्जापुर, बनारस, सोनभद्र और जौनपुर में वोटिंग लगातार जारी है। तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर किस तरीके से महिलाओं में उत्साह है वोटिंग को लेकर। साथ ही आपको बता दें कि लोग लाइनों में लगकर अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का आज आखिरी रण यानी कि 7वां चरण लगातार जारी है और चुनाव को लेकर आपको बता दें कि लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हैं और 10 मार्च को फिलहाल इनके नतीजे आ जाएंगे। तो उससे पहले आज आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है। कई मंत्रियों की किस्मत फिलहाल इस 7वें चरण में दांव पर लगी हुई है। तो आज आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी है और सीधे लिए चलते हैं आपको बनारस, जहां से हमारे संवाददाता जावेद खान हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जावेद, बनारस जो है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या लगता है कि पीएम मोदी अपनी घरेलू पिच पर अच्छी बैटिंग करते नजर आ रहे हैं? क्या उन्होंने अच्छी छवि बना रखी है? क्या लगता है कि उनकी जो जमीन वो है वो उतनी मजबूत है जितनी 2017 के विधानसभा चुनाव में थी? जावेद, है और वोट का चीजें है चलते आ रहा है, उसको तो देखकर लगता है कि कुछ ना कुछ जमीन बचा पाएंगे अपनी। लेकिन जावेद, हम देख रहे हैं आपके पीछे जो पोलिंग बूथ है अच्छी तरीके से सजाया गया है और वहां पर काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है। आखिर कैसा क्या उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के बीच? किन मुद्दों पर जनता वोटिंग करती हुई नजर आती है? यहाँ पे ज्यादातर विकास को देखते हुए जो है मतदान हो रहा है और लोगों से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है गवर्नमेंट से वो भी दिखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपकी वोटरों से बात हुई है क्या, जिस तरीके से जनता ने 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनकर विधानसभा भेजा था, तमाम विधायक बीजेपी के विधानसभा पहुंचे थे, तो क्या उन उम्मीदों पर, जनता की उन उम्मीदों पर खरे उतर पाए हैं विधायक? बात देखिए, यहाँ जो बनारस का जो माहौल रहा है शुरू से, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रही है, जिसकी वजह से आज शहर में आज 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। इंदुकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। इंदुकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज जिस तरीके से 7वें चरण का मतदान पूर्वांचल में चल रहा है, पूर्वांचल जो कहते हैं कि बाहुबलियों का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार बाहुबलियों की दखल कम होती नजर आ रही है पूर्वांचल में अगर बात की जाए, क्योंकि अतीक अहमद जेल में है, मुख्तार अंसारी जेल में है,
लेकिन कुछ बाहुबली जो है, अगर बात कर ली जाए तो मैदान में है। धनंजय सिंह जैसे बाहुबली वो चुनावी मैदान में है, जेडीयू ने उन्हें टिकट दे दिया। तो ऐसे में कितना क्या कुछ चुनाव प्रभावित होता नजर आ रहा है इंदुकांत जी? देखिए, मेरा ये मानना है कि कम से कम अभी की भाजपा सरकार रही पिछले 5 वर्ष की, इसमें माफिया का प्रभाव बहुत कम हुआ है। और जिस तरह से माफिया खुले हाथ खुलेआम यहाँ पे अपनी धमक से वोट लेते थे लोगों से, इस बार इस ढंग की स्थिति बिल्कुल नहीं है। और चाहे वो धनंजय सिंह की बात आपने की, चाहे ये मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों की बात कीजिए, ये लोग पिछले 5 साल बिल्कुल सच पाते हुए इधर उधर कहीं न कहीं दुबके रहे। आप जानते हैं मुख्तार अंसारी तो पंजाब के एक जेल में, ऐसा आरोप है भाजपा के लोगों का, यहाँ की योगी सरकार का, कि उनकी शाह पे वहाँ पे जा करके एक जेल में किसी केस के बहाने वो छिपे रहे जिससे कहीं उनका इनकाउंटर न हो जाए। जहाँ तक आज के मतदान की बात है प्रियव्रत जी, आज पूरी तरह से जो मतदान यहाँ पे है शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। और मैं स्वयं वाराणसी में ही हूँ। वाराणसी में कई इलाकों में, खासतौर से वाराणसी में चूंकि मैं हूँ, तो दक्षिणी है वाराणसी सदर, वहाँ पे जहाँ पे काशी विश्वनाथ धाम भी है, प्रारंभिक 4 से 5 घंटों में ही लगभग 25 से 30% पोल ज्यादातर बूथों पे हो गया है। तो मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जो भी जिस पार्टी को सहयोग करने वाले लोग हैं, वो उस पार्टी के लिए बिल्कुल तन मन से लगे हुए। सवेरे से लोग 6 बजे से लाइनों में देखे जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जो भी लोगों ने अपने मन बना रखे हैं, जिनको लगता है कि भाजपा ने अच्छा काम किया है, उनके समर्थक, और जिनको लगता है कि सरकार को बदलना है, वो दोनों ही गुट, खासतौर से यहाँ भाजपा और सपा में लगभग सभी कंस्टिट्यूएंसीज में डायरेक्ट मुकाबला है। लोग पूरे उत्साह के साथ अपने मतदान कर रहे हैं। जी प्रियव्रत जी। लेकिन इंदुकांत जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से पूर्वांचल में बात की जाए तो जातीय समीकरण को लेकर भी इस बार टिकट बांटे गए हैं, क्योंकि जहां पर राजभर बिरादरी है वहां पर 2-2 कैंडिडेट राजभर देखने को मिल रहे हैं। जहां पर लग रहा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर दोनों कैंडिडेट जो है सपा और बीजेपी दोनों ने उतार दिए ब्राह्मण कैंडिडेट। देखिए, जातिगत समीकरण से कभी भी उत्तर प्रदेश को, बिहार को, इन सबको आप पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन जनता में इस ढंग की स्थिति है, मैं आपको बताऊं, खासतौर से वाराणसी में 8 कंस्टिट्यूएंसीज हैं। इन 8 कंस्टिट्यूएंसीज में आप देखेंगे कि जो लोग वोट करने वाले हैं, उसमें चाहे वो यादव को किसी ने उतार दिया भाजपा से, लेकिन यादव और मुस्लिम खुल करके वोट कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। जैसे मैं शहर दक्षिणी की वाराणसी की बात कर रहा था, वहाँ पे ब्राह्मण को कैंडिडेट को, दीक्षित को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। लेकिन जो ब्राह्मण मतदाता है वो बिल्कुल भाजपा के साथ है, और यादव और मुस्लिम मतदाता है वो खुल कर समाजवादी पार्टी को, मुस्लिम मतदाता भी ब्राह्मण कैंडिडेट को दे रहा है। तो जातिगत आधार पे डिवीजन न होकर यहाँ पे ज्यादातर आप देखें कि इन चुनाव में वो पार्टी लाइन पे डिवीजन हो गया है। हाँ, जिन पार्टियों को जिस जात के लोग समर्थन कर रहे हैं, जिस धर्म के लोग समर्थन कर रहे हैं, उस धर्म या उस जात के लोग उसी पार्टी के कैंडिडेट को मतदान कर रहे हैं। लेकिन इंदुकांत जी, एक चीज और भी है, 7वें चरण तक आते आते एक चीज और भी साफ हो गई कि जिस तरीके से आजमगढ़ में भी आज विधानसभा चुनाव है और बनारस में भी आज ही वोट पड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर 2 यूपी विधानसभा चुनाव में 2 शीर्ष पार्टियां, सपा और बीजेपी, दोनों के शीर्ष नेताओं के गढ़ में, दोनों के शीर्ष नेताओं के संसदीय क्षेत्र में आज मतदान है। तो ऐसे में दोनों नेताओं की जो साख है वो दांव पर लगी हुई नजर आती है, क्योंकि पीएम मोदी बनारस से सांसद हैं और अखिलेश यादव आजमगढ़ से सांसद हैं। दोनों के लिए चुनौतियां बहुत हैं कि भाई बनारस में अगर सपा जीत जाती है तो पीएम मोदी की नाक कटती हुई नजर आती है, और अगर आजमगढ़ में अखिलेश यादव अपनी नाक नहीं बचा पाते हैं तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं यह बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खास तौर से उत्तर प्रदेश में, वो भी पूर्वांचल में, वाराणसी में लगातार सभी क्षेत्रों के विकास के लिए व्यक्तिगत तौर पर ध्यान देके काम किया है, उसके बाद
अगर यहाँ से जो खास ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं, वहां पे किसी भी ढंग से परिणाम अगर उनके खिलाफ आता है तो इसका उपयोग आप जानते हैं पूरे देश के जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो आने वाले चुनाव में, खासतौर से 2024 के चुनाव में जो लोकसभा के होंगे उसमें इसका उपयोग करेंगे। कि आप देखें कि प्रधानमंत्री गुजरात से आकर के वाराणसी में उन्होंने अपनी लोकसभा की कंस्टिट्यूंसी बनाई और खुद रोड शो करते हैं बनारस पे जाकर के, और पूर्वांचल के अनेक जिलों में उनकी रैलियां हुई व्यक्तिगत तौर पे, और वहां पे अगर उनके हिसाब से परिणाम नहीं आएंगे तो विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिलेगा, ज्वलंत मुद्दा, कि जो ये अयोध्या की बात करते थे, ये काशी विश्वनाथ धाम की बात करते थे, या कहते थे कि गंगा मैया ने हमको बुलाया उसके लिए हम काम कर रहे हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जबकि हकीकत में अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं प्रियव्रत जी आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ पे यादव पॉपुलेशन ज्यादा है, उस लाइन पे पार्टी के लिए वोट हो रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के लिए। तो ऐसे में परिणाम आएंगे, हो सकता है जातिगत आधार पे, लेकिन इसको लोग विकास से जोड़ करके भाजपा को बताएंगे कि ये कमजोर हो गई और लोगों ने इनके एजेंडे को स्वीकार नहीं किया, चाहे वो 370 का मुद्दा था, चाहे अयोध्या मंदिर का मुद्दा था, चाहे काशी विश्वनाथ धाम में इतने बड़े काम का मुद्दा था, ये सब गौण हो जाएंगे। जी इंदुकाल जी, लौटूंगा आपके पास। जावेद खान हमारे संवाददाता बनारस से हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, जिस तरीके से अगर 7वें चरण के मतदान की बात कर ली जाए तो जब से चुनावी शोर थमा है, उससे पहले की बात कर ली जाए तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और पीएम मोदी सब बनारस में टिके हुए थे। तो बनारस की जनता के नब्ज टटोलने की तो सबने कोशिश की, लेकिन बनारस की जनता का रुख क्या है, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, सारे लोगों ने यहाँ पे जमौरा लगा हुआ था और उसको देखते हुए यहाँ की जनता अभी तक खुल नहीं रही थी, लेकिन आज मतदान के दिन लोगों से बात किया गया तो वहां से मालूम हो रहा है कि कुछ विकास है, कुछ विरोध है, इसको देखते हुए उत्साह का माहौल बना हुआ है। चलिए लौटेंगे आपके पास इंदुकाल जी। इंदुकाल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। बिल्कुल बोलिए। मैं प्रश्न नहीं सुन पाया, एक बार प्रश्न। इंदुकाल जी, अगर बात की जाए तो आज बनारस और आजमगढ़ दोनों में चुनाव है, लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो इस बार चुनावी समीकरण कुछ और भी बनते नजर आ रहे हैं अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ नहीं है और इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्योंकि अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में राजभर बिरादरी जो है वो अच्छी खासी है और शायद यही वजह है कि जहां पर राजभर बिरादरी है वहां पर दोनों प्रत्याशी राजभर हैं, चाहे हम ओपी राजभर की बात कर लें या अनिल राजभर की बात कर लें, दोनों जगह प्रत्याशी हैं, दोनों टक्कर के हैं तो राजभर ही हैं। तो ऐसे में इस बार कितनी कड़ी चुनौती पूर्वांचल में राजभर देते नजर आ रहे हैं, चाहे वो ओपी राजभर हो चाहे वो अनिल राजभर हो। प्रियव्रत जी, देखिए, कई लोग ये मानते हैं जातिगत आधार पे कि अगर वो राजभर हैं तो राजभरों की पूरे जितने भी तादाद है, जितने भी जनसंख्या है, वो उनके पॉकेट में है। अब वो समय नहीं रहा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रियव्रत जी कि एक जमाना था कि जब दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम, शाही इमाम कॉल दिया करते थे तो ये सोचकर कॉल देते थे कि पूरे मुस्लिम इंटायर देश के उनकी कॉल पे वोट देंगे, और कई राजनीतिक दलों को यह भ्रम भी हुआ करता था कि उनसे हम कॉल दिलवा देंगे तो हमें सारे मुसलमानों का वोट पूरे देश में मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे राजनीति मैच्योर हुई इस देश में, लोकतंत्र मैच्योर हुआ, तो तमाम मुस्लिम नेताओं ने खुलकर बोलना शुरू किया कि ये तो पैसा लेकर कर या प्रभाव में या कोई फायदा उठा करके हमारे वहां से इमाम साहब इस ढंग की बात कर देते हैं। लेकिन हम समझदार हैं और हम अपने व्यक्तिगत इच्छा से और व्यक्तिगत जो हमारी धारणा है कि कौन सी पार्टी कैसा काम करी, कौन सा सरकार कैसा काम कर रहे, उस हिसाब से हम वोट देंगे, और वही यहाँ भी लागू होता है। आपने ओम प्रकाश राजभर की बात की, आपको याद होगा कि पहली बार इनको योगी सरकार में मंत्री बनाया गया और शुरुआती कई वर्षों तक उन्होंने कभी भी इस ढंग के मुद्दे नहीं उठाए। लेकिन जब उन्हें लगा कि हमें अपनी पार्टी के नाम पे तमाम एक्स्ट्रा टिकट चाहिए तो उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और ऐसी कॉल दी, ऐसा लगा कि पूरे प्रदेश के जितने भी राजभर हैं वो उनके साथ हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। और जमीन पे हकीकत ये है प्रियव्रत दीक्षित जी कि जमीन पे जो लोग हैं वो लोग
अब ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र का विधायक, हमारे क्षेत्र का मंत्री हमारे लिए कितना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और एक अंडर करंट में आपको बताऊं, पूरे प्रदेश में मैं कई स्थानों पे गया, लोगों में जो मुफ्त भोजन दिया जा रहा है कोरोना पीरियड में पिछले लगभग 2 वर्षों से, कई इलाकों में गरीब बस्तियों में विभिन्न जातियों के मैं गया, लोगों ने कहा मोदी जी हमके खाए के देते हैं, मोदी जी हमके भोजन देते हैं। ये वाली बात आप देखें, कहीं न कहीं चुनाव के बाद जब हम एनालाइज करेंगे तो आएगी कि जो गरीबों को मुफ्त भोजन मिल रहा है कोरोना पीरियड में, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट चुनाव में देखने को मिल सकता है। और जो कुछ नेता अपनी जातियों के नाम पे इस ढंग की पॉलिटिक्स करते हैं कि ये जातियां हमारे जिस दल में मैं जाऊंगा पूरी की पूरी मूव हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और इसका एक और उदाहरण मैं आपको दूं कि जिस तरह से आपको याद होगा कि लोकसभा में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े, आपको ध्यान होगा कि बसपा ने तो सारे के सारे अपने मतदाता से उनको मूव कर दिया सपा के साथ, लेकिन बसपा ने आरोप लगाया कि सपाई मतदाताओं ने बसपा को वोट नहीं दिया, वो फिर अपना उन्होंने निर्णय लिया और अपने हिसाब से मतदान किया। तो ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर या अनिल राजभर या कोई भी मुस्लिम नेता, असदुद्दीन ओवैसी का उदाहरण आप ले लें कि हम खड़े हो गए हैं तो हमारे साथ हमारे जात, हमारे धर्म के सारे लोग खड़े होंगे, ये आजकल नहीं संभव है, ये भ्रम फैलाया जाता है। और अब लोग विकास के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से भी मतदान कर रहे हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। जी, बनारस से जुड़े हुए हमारे साथ लगातार और अपडेट्स पहुंचा रहे हैं जावेद। एंटरटेनिंग फैक्टर या कोई दिलचस्प फैक्टर क्या है बनारस का इस बार? कहां कहां सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और किन सीटों पर बीजेपी का बोलबाला है और कहां कहां पर समाजवादी पार्टी टक्कर में है? तो दक्षिणी में अनिलखंड जी और किशन में विरोध है समाजवादी पार्टी बीजेपी में, और उत्तरी में तो त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। और बात की जाए सेवापुरी में तो वहाँ भी त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है। फिर रोहनिया है, वहाँ भी जो है बीजेपी और सपा में लड़ाई चल रही है। चलिए जावेद जी लौटेंगे आपके पास, हिंदुकान जी की ओर रुक कर लेते हैं। हिंदुकान जी, इस बार क्या पिताजी की विरासत जो है, मुख्तार अंसारी की विरासत अब्बास अंसारी बचाते हुए नजर आएंगे? जिस तरीके से चुनाव से पहले ही, नतीजों से पहले ही उनके रुख की ओर हमने देखा, उनके कितने तेवर थे, कड़े तेवर थे। उन्होंने कहा कि रेश भैया से कह के आया हूं 6 महीने तक कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या इस तरीके के जो बयान है वो उनके सियासी समीकरण बिगाड़ देंगे या बना देंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी सरकार में किसी की नहीं चली, लाल फीताशाही की भी नहीं चली, तो क्या उन्होंने इस बार ये मन बना लिया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं 6 महीने तक कोई ट्रांसफर नहीं होने देंगे, तो इस ऐसे में क्या वो अपने पिताजी की विरासत बचा पाएंगे या नहीं? ये प्रियव्रत जी वास्तव में इसमें प्रतिक्रिया होगी। और मैंने देखा है, चूंकि मैं वाराणसी का ही रहने वाली हूँ, कि जब किसी भी कौम के लोग एक तरफा ये ओपन रुख जाहिर करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, या हमारे कौम के लोग एकजुट हैं एक पार्टी की तरफ, तो एक जो नेचुरल रिएक्शन होता है कि जो दूसरा वर्ग होता है या दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो रिएक्ट कर करके वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। हिंदुकान जी लौटेंगे आपके पास, पीसीआर से कहूंगा इन्हें जोड़ने की कोशिश की जाए। जावेद खान हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जावेद, अगर बनारस को उठा के देख लिया जाए तो पिछले लगभग अक्टूबर से प्रधानमंत्री मोदी कई बार दौरा कर चुके हैं, सीएम योगी भी बनारस जा चुके हैं, तो ऐसे में बनारस के सियासी समीकरण क्या बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं? बात की जाए बनारस के दौरे को लेकर, अभी मैंने आपको बताया कि बनारस का अब टोटल लोग विकास के दौर पे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं परिवर्तन की नजर भी दिखाई दे रही है। लेकिन जनता किस ओर जाना चाह रही है? जनता का मूड तो अभी तक का जो अभी हम लोगों ने कई लोगों से बात किया है, बात करने से यही लग रहा है कि कुछ नाराजगी है सामने आ रही है दिखने को। हिंदुकान जी हमारे साथ बने हुए हैं। हिंदुकान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही थी जी। बिल्कुल, अगर समझने की कोशिश की जाए तो मुख्तार अंसारी पे बातचीत चल रही थी कि क्या मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी इस बार अपने पिताजी की विरासत बचा पाएंगे? क्या बाहुबलियों का गढ़ कहा जाने वाला पूर्वांचल एक और विधायक ऐसा दे देगा कि जो एक बार फिर से अपने पिताजी के नक्शे कदम पे चलने को होगा? इसकी संभावना कम है। देखिए, लड़ाई वहाँ पे टफ है,
लेकिन जिस तरह के बयान उनके आए हैं, जिस तरह का तेवर उन्होंने दिखाया है, उससे ये मान के चलिए कि इसका उनको रिएक्शन भी झेलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जनता का मैंने देखा है, जैसे यहाँ पे अखिलेश यादव जी की रैली थी, रोड शो था, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रोड शो था यहाँ पे, उसी दिन यहाँ पे अखिलेश यादव का भी रोड शो था। अब उस रोड शो में जो लोग आए थे, उनका जो रुख दिख रहा था जनता को, उन्होंने एक व्यापारी को, कोई प्रदीप अग्रवाल करके नाम था उनका, वो प्राइम मिनिस्टर का रोड शो कवर करके वापस आ रहे थे और यहाँ से रथ यात्रा चौक से गदोलिया की तरफ परमिशन मिला था, रोड शो जा रहा था अखिलेश जी का। अब उस रोड शो के बीच में आ गया और उन्होंने भाजपा का दुपट्टा पहन रखा था, तो उसको कुछ लोगों ने, निश्चित तौर पे अखिलेश जी ऐसा नहीं चाहेंगे, उन्होंने उनको पकड़ लिया, उनके चेन छीन लिए, उनका दुपट्टा देखकर उनके साथ मारपीट की। आज वो एडमिट है, उनको बेंगलोर जाना पड़ा है, सीरियस स्थिति है। तो अब इसका क्या अखिलेश जी को फायदा मिलेगा? निश्चित तौर पे इसका नुकसान होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा कि जब सत्ता में आने के पहले जो आरोप लगता है समाजवादी पार्टी पर कि गुंडों की पार्टी है, गुंडों को प्रश्रय देती है, वो सत्ता में आने के पहले अपने सुप्रीम नेता के उपस्थिति में ऐसी मारपीट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इंदुकान जी, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जो नेता, जब तक चुनाव नहीं हुआ है, नतीजे नहीं आए और उनके तेवर यूं हैं, और उस पर भी अगर बात की जाए तो ऐसे तेवर हैं, तो जनता कैसे वोट दे देगी। फिलहाल इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और रुक कर लेते हैं मुद्दों की ओर। जिस तरीके से आज यूपी में 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और ऐसे में मतदाता भी वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी उत्साह है। और ऐसे में जो पूर्वांचल है, जहां पर आज मतदान लगातार जारी है, और चर्चा के लिए हमारे साथ इंदुकान दीक्षित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। इंदुकान जी, अगर समझने की कोशिश की जाए तो आज का जो मतदान है वो आज निर्णायक भूमिका में भी हो सकता है, क्योंकि 6 चरण के बाद अगर बात की जाए तो 349 सीटों पर मतदान हो चुका था, तो ऐसे में निर्णायक भूमिका में भी नजर आ सकता है आज का मतदान। बिल्कुल है ही, क्योंकि ये माना जाता है प्रियव्रत जी कि जो पहले दूसरे चरण थे वो इंक्लाइन टुवर्ड्स समाजवादी पार्टी थे, क्योंकि उनका आरएलडी से एक अच्छा गठबंधन वहां था, और किसान आंदोलन के कारण जो लोग इस देश में मुख्य रूप से नाराज थे, वो सिर्फ जाट समुदाय और कुछ सिख लोग थे। बाकी देश में, बाकी के हिस्सों में, मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना, मैं कई इलाकों में गया हूँ देश के, कोई असर नहीं था इसका। तो ये चुनाव के ठीक पहले मोदी सरकार ने किसान जो कानून थे तीनों, उनको वापस ले लिया, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्षी पार्टियां थी और जो किसान संगठन थे वेस्टर्न यूपी के, उन्होंने कहीं न कहीं उस मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश की और जिंदा रखा। तो ऐसे में वेस्टर्न यूपी में जो 2 पहले राउंड थे, उन 2 राउंड का प्रभाव माना जाता है कि कहीं न कहीं 60-40 की गणित थी, 60% झुकाव समाजवादी पार्टी और आरएलडी की तरफ था। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे आगे के चरण बढ़े, तीसरा, चौथा, तीसरे चौथे में नेक टू नेक फाइट थी, फिर 5वां, 6ठा, 7वां, ये 3 राउंड बीजेपी के माने जाते हैं। ऐसे में अगर 7वें राउंड में जो पूर्वांचल का है, जहां पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अभी चुनाव के ठीक पहले लोकार्पण किया, उसको उद्घाटित किया, प्राइम मिनिस्टर ने खुद वहां पे आप देखे कि स्वयं उन्होंने वायुसेना के विमान से उतर कर उसका उद्घाटन किया। सारे इस क्षेत्र के लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। जिस तरह से काशी विश्वनाथ धाम का काम कंप्लीट हुआ, जिस तरह से गंगा के लिए काम हुआ, जिस तरह से वाराणसी में और आसपास के शहरों में सफाई, सड़कें, तमाम विकास के प्रोजेक्ट्स ये किए गए। अब इन सब कई करने के बाद भी कई लोग, तो मैं इलाकों में गया तो लोगों ने कहा कि इतना काम करने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री को रोड शो करना पड़ता है, उनको मांगना पड़ता है वोट लोगों से जाकर व्यक्तिगत तौर पे, तो ये कहीं न कहीं उनके व्यक्तिगत तौर पे प्रत्याशियों की बड़ी फेलियर है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि हम प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है, प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, तो प्रधानमंत्री को और कानून व्यवस्था के नाम पर योगी आदित्यनाथ को देखकर उनके लिए वोट कर रहे हैं। उनकी नाराजगी है अपने एमएलए से, अपने
अपने मंत्रियों से, लेकिन वो किसी भी तरह से अपनी पार्टी को, भाजपा को वापस सत्ता में लाना चाहते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, उनका ये मानना है कि ये जो नाराजगी उनके भाजपा के एमएलए के प्रति है, उसको वो इनकैश करेंगे, और जो उनकी अपनी जातीय गणित है उसमें यादव एमवाई समीकरण जो पहले बिहार में चला करता था, वो यादव और मुस्लिम को एकजुट करके और एमएलए से नाराज लोगों को अपने साथ जोड़कर काफी सीटें निकाल सकते हैं। ऐसे में अगर पूर्वांचल में जो आज अंतिम चरण में लगभग 54 सीटों का मतदान हो रहा है, इसमें से एक अच्छा अंक निकालने में सफल होता है समाजवादी पार्टी, तो वो बड़ी चुनौती भाजपा के लिए हो सकता है। जी, लेकिन इनका जी अगर समझने की कोशिश की जाए पहले चरण से लेकर और आखिरी जो 7वें चरण आज मतदान जहां जहां पर हो रहा है, तो अगर समझने की कोशिश की जाए तो अखिलेश यादव ने पूरी तरीके से सियासी बिसात जो कह सकते हैं एक तरीके से बिछा रखी थी। क्योंकि अगर पहले चरण की बात कर ले तो उन्होंने जयंत चौधरी को अपने लेफ्ट और राइट हैंड की तरह यूज किया, और उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो उनके चाचा शिवपाल यादव उन्हें मिल जाते हैं। क्योंकि तीसरे चरण और चौथे चरण के मतदान में अगर बात की जाए तो उनके चाचा शिवपाल यादव 5वें चरण में मिल जाते हैं उन्हें, तमाम जो उनके प्रसपा से उनका गठबंधन हुआ था। उसके बाद अगर हम छठे और 7वें चरण बढ़ते हैं तो उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य मिल जाते हैं और आगे मिल जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो ये कह सकते हैं कि पूरी रणनीति के साथ इस बार समाजवादी पार्टी मैदान में है। बिल्कुल, रणनीति उनकी बड़ी पुख्ता है, और उन्होंने जो रणनीति बनाई उसमें एक काम और उन्होंने किया। उनको पता था कि एमवाई समीकरण के चलते इतना दृढ़ समीकरण उन्होंने बनाया है कि पूरे देश में मुस्लिम और यादव मतदाता लगभग 80 से 90% उनको वोट करेगा। तो जहाँ पे मुस्लिम और यादव मतदाताओं की संख्या काफी बड़ी थी, वहां पे उन्होंने किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार दिया, किसी राजपूत को उतार दिया, किसी बैकवर्ड कैंडिडेट को उतार दिया, जिससे उनको ये पता है कि अगर हमने ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा और वहां पे एक अच्छा टैंक, मान लीजिए 1 लाख मतदाता है ब्राह्मण, तो उससे अगर उन्होंने 10-20 हजार भी वोट ले लिया अपने ब्राह्मण कैंडिडेट के चलते, तो उनको यादव और मुस्लिम का वोट तो सभी मिलेगा, साथ में ये 10,000 उनके लिए बोनस होगा। इसके चलते उनकी कई सीटें निकल सकती है। ये उनकी रणनीति रही है, और इस रणनीति में वो काफी कुछ सफल भी हुए हैं, और यही कारण है कि उन्होंने एक बड़ी चुनौती पेश की है भाजपा के लिए। जबकि भाजपा की सरकार की छवि ओवरऑल अगर आप राज्य के विभिन्न इलाकों में जाएंगे तो अच्छी है। सभी लोग, इवन समाजवादी पार्टी के तमाम समर्थक, मैंने कई मुस्लिम महिलाओं से और मतदाताओं से बात किया, उन्होंने भी कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति इस सरकार में जैसी है वैसी समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं थी, लेकिन धर्म के नाम पे वो उनके साथ। लेकिन इंदुकांत जी अगर बात की जाए तो वोटरों का मन कब पलट जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर 2014 लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो था 17 दशमलव कुछ, और जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो वोट परसेंटेज था 21 के आसपास। तो मतलब 4% वोट बैंक बढ़ गया बीजेपी का। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आए तो बात कर ले तो मध्य प्रदेश, तो बात कर ले छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार नहीं बन पाई। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर उनकी सरकार नहीं बन पाई। 2017 में उन्होंने पंजाब में सरकार नहीं बना पाई। तो ये तो कह सकते हैं कि मतदाता का जो मन है वो कभी भी पलट सकता है। तो इस बार हो सकता हो कि हाथी के दांत खाने के कुछ और हों और दिखाने के कुछ और हों। ये जो आप तर्क दे रहे हैं इस पे कुछ हद तक मैं भी समर्थन करता हूँ इसका, क्योंकि बहुत जगहों पे हमने ये देखा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्होंने जो उनको सुविधाएं मिली घरों पर, जैसे उन्हें मकान मिला, चाहे उनको गैस सिलेंडर मिला, चाहे उनके तमाम तरह के पेंशन स्कीम में उनके खातों में पैसा गया, या मुफ्त अनाज आ रहे हैं, तो उसका सबसे अधिक बेनिफिशियरी कौन होता है प्रियव्रत जी? जो गरीब होता है, जो गांव में रहता है, जिसके घर में जनसंख्या ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, उनको लालन पालन करना है। कई बार पति उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन माँ अपने बच्चों को रोता नहीं देख सकती। तो कई जगहों पे ऐसी स्थिति देखी जा रही है जहाँ पे मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे। तो इस कारण से मुस्लिम समुदाय में लोगों ने बड़े पैमाने पे अपने घरों में समझाने की भी कोशिश की है। ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, नहीं मतदान जो है करना है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि भाजपा धार्मिक तौर से हमें सूट नहीं करती है। तो ये जो आपने मन की बात कही, अगर मन से वोट करने की छूट मिल जाए तो शायद मुस्लिम
समुदाय में भी कम से कम महिलाएं, लड़कियां, जो अंतिम भाषण मिर्जा मुराद में स्वयं प्रधानमंत्री ने दिया था, अगर आपने उसको देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि हम एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं महिलाओं को, लड़कियों को, क्योंकि इस बार के चुनाव के परिणाम महिलाएं और लड़कियां बदलेंगी। इसमें कहीं न कहीं उनका सीधा इशारा मुस्लिम महिलाओं के प्रति ज्यादातर था कि ये लोग हमें मत देंगी, चाहे इनके घर में लोग ट्रिपल तलाक के नाम पे और नाम पे हमें मत न दें। तो ये एक आशंका मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े नेताओं को भी है जी। लेकिन इंदुकांत जी, जिस तरीके से अगर सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश की जाए तो इस बार कहीं ना कहीं सीधी टक्कर, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी वालों से पूछिए तो वो कहते हैं भैया हमारी सरकार बन रही है, सपा वालों से पूछिए तो वो कहते हैं कि हमारी सरकार बन रही है, बस लड्डू बांटने की तैयारी है इस बार। लेकिन अगर जनता से पूछा जाए, जनता से इसका सवाल का जवाब लेना चाहे, तो वो सीधे कहते हैं कि कांटे की टक्कर है इस बार। कुछ तो कहते हैं कि भैया पता नहीं, हो सकता हो, वो इसलिए कह देते हो कि हो सकता हो कि सपा की सरकार आ जाए तो सपा वाले, और अगर उन्होंने बीजेपी का साथ दे दिया और सपा की कहीं सरकार आ गई तो हो सकता है उनका जीना मुहाल हो जाए, या सपा का बीजेपी का साथ दे दिया और सपा की सरकार आ गई तो उनका जीना मुहाल हो जाए। तो दोनों पार्टियां जो हैं वो तो अपनी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन जनता अभी भी असमंजस में है। 10 मार्च को नतीजे आने से पहले कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या कुछ लगता है कि जनता की जो जुबान है वो कितनी सहमत है? कांटे की टक्कर दिख रही है क्या आपको भी? टक्कर है, लेकिन कांटे की टक्कर कुछ ही जगहों पे, सब जगहों पे नहीं। और ये जो कांटे की टक्कर की बात इसलिए आती है कि जो बहुत गरीब है, जैसे यहाँ पे गंगा के किनारे किनारे जो मल्लाह समुदाय है, मल्लाह निषाद कहते हैं, वो इतना मुखर नहीं बात करते हैं। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर जो यादव समुदाय है वो बहुत मुखर है। आप बनारस कभी आएंगे तो देखेंगे कि जितने भी चाय की दुकानें हैं, दही की दुकानें हैं, दूध की दुकानें, हर कोने नुक्कड़ पर उनके गलियों में है, तो वो वहाँ बैठ करके मुखर रूप से कहते हैं अखिलेश भैया आएंगे। तो ये भी एक माहौल बनाने का होता है। और जब मीडिया के लोग, हम लोग जाते हैं अपने कैमरे लेकर के, तो वो ये समुदाय ऐसा है जो अपनी बातें दिल खोल करके, जैसा मुस्लिम समुदाय कहता है उससे ज्यादा मुखर होकर अपनी बातें कहता है। तो इससे भी कई बार इस ढंग का आता है आभास कि बहुत मुकाबला कड़ा है, कड़ा संघर्ष है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाजवादी पार्टी ने इस बार जैसी तैयारी की, उसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में 2 ही पार्टियों का सीधा मुकाबला है, समाजवादी पार्टी का और भाजपा का। और जब भी आमने सामने का मुकाबला, संघर्ष होता है प्रियव्रत जी, तो उसमें संघर्ष आमने सामने का होने पर लड़ाई अधिकतर जगहों पे टक्कर की होती है। और जहाँ पे जिसका पलड़ा भारी होता है, जाति समीकरण उसके पक्ष में होते हैं, वो जीतता है। जहाँ पे विकास पे वोट होता है, जहाँ पे सरकार के कामकाज पे वोट होता है, वहाँ पे सरकार के लोग अगर अच्छा काम होता है तो वो लोग जीतते हैं। इसलिए एक साथ अगर हम कह दें कि नहीं हर जगह मुकाबला हर सीट पे है, ऐसा नहीं है। माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन जहाँ पे विकास के आधार पे मतदान हो रहा है, वहाँ पे लोग विकास के लिए सरकार ने अगर अच्छे काम किए तो उनको मतदान कर रहे हैं। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया कि गरीबों ने कहा कि हमके खाए के दिल है मोदी जी, तो ऐसे लोगों को आप नहीं बदल सकते, चाहे उनके सामने आप जितने भी तरह के शिकवे पे चढ़े। जी बिल्कुल। रमेश ठाकुर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। जी नमस्कार। नमस्कार जी। रमेश ठाकुर जी, जिस तरीके से आज 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है और दोनों ही पीएम मोदी के गढ़ में भी है, बनारस, और आजमगढ़ अखिलेश यादव के गढ़ में भी मतदान लगातार चल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए तो जनता जो है वो कहती है कि हम भैया वोट जो कर रहे हैं वो विकास के मुद्दे पर कर रहे हैं, हमारी जो जरूरतें हैं उनके मुद्दे पर कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो स्लाइटली जो है वो अपनी जात और बिरादरी की तरफ भी बेंड होती नजर आती है। उस समय वो मुद्दा भूल जाता है कि हमारा मुद्दा विकास का है, हमारा मुद्दा सड़क का है, पानी का है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता जो है वो स्लाइटली बेंड जरूर होती नजर आती है। रमेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। रमेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। पीसीआर से कहूंगा इनको दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए। इंदुकांत जी, रुक कर लेते हैं आपकी ओर।
इंदुकान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही। देखिए, जिस तरीके से मेरा सवाल ये था कि जनता कहीं ना कहीं स्लाइटली बैंड जरूर होती नजर आती है अपनी जात बिरादरी की ओर। उस समय वो विकास के मुद्दे भूल जाती है तमाम। अगर हम जनता से पूछते हैं, हम भाई पत्रकार हैं, तो हम पूछते हैं कि आप किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हैं, तो वो सीधे कहते हैं कि हम जा रहे हैं विकास के मुद्दे पर वोट करने, हम अपनी भलाई के लिए वोट करने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जनता एक बार बटन दबाने से पहले, अगर उसकी बिरादरी का कैंडिडेट है या वो अपोजिंग पार्टी में भी है जिसको वोट देने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो बटन दबा देते हैं। देखिए, जात का और ये धर्म का जो मामला हमारे देश में आजादी के बाद से है, जिस देश का विभाजन ही धर्म के आधार पे हुआ प्रियव्रत जी, और आपको याद होगा इतिहास में कि जहां भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट किया। ये कोई छिपी हुई बात नहीं, तो ओपन सीक्रेट है। बिल्कुल। तो उस समुदाय के लोगों से आज 75 साल बाद आप कहेंगे कि आप सिर्फ विकास के नाम पे वोट कर दीजिए, तो ये बिल्कुल मतलब कोरी कल्पना है। लेकिन बहुत से जातियों में, बहुत से धर्मों में अब बदलाव भी समय के साथ हुआ है। वो अगर उनको विकास, देखिए पाकिस्तान से जो भी लोग आते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के, हमारे यहाँ से माइनॉरिटी, वहाँ की मेजॉरिटी मुस्लिम, जब वो जम्मू कश्मीर में, मैंने देखा कि जब वो यहाँ का विकास देखते हैं, यहाँ का लोकतंत्र देखते हैं, तो वो तरसते हैं कि क्या काश हम भी भारत में होते। तो अगर किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों के भी लोग रिश्तेदार पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में रहते हैं, तो उनके में पढ़ने लिखने के बाद इस ढंग की कई बार चर्चाएं होती हैं कि नहीं, हमें विकास के आधार पे और देश के लोकतंत्र के आधार पे वोट देना चाहिए। तो ऐसे कुछ लोग अब बदलने भी लगे हैं। और हिंदुओं में, मैं आपको बताऊं, हिंदू कम्युनिटी में, सिखों में, ईसाइयों में, वो बड़े पैमाने पर अब विकास के लिए वोट देने लगे। अब पुराना जमाना नहीं रह गया जो 100% जाति के आधार पर मतदान करें। इंदुकान जी, लौटेंगे आपके पास। रमेश ठाकुर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, चर्चा में ले लेते। रमेश ठाकुर जी, सेम सवाल आपसे भी। जी, आवाज पहुंच रही है? रमेश जी, आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? चलिए, रमेश जी आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। इंदुकान जी, बात को कंप्लीट कीजिए अपनी। देखिए, जहां तक जातिगत आधार पे पॉलिटिक्स की बात है, जो नेता जनरेशन के हैं 70s के 80s के, उनको अभी भी ये लगता है कि अगर यादव समाज के लोग ज्यादा हैं किसी कंस्टिट्यूएंसी में और यादव समाज का कैंडिडेट हम उतार देंगे तो जीत जाएंगे, वो उसी भ्रमजाल में अभी भी हैं। लेकिन अब चीजें काफी तेजी में बदल रही हैं। विकास के नाम पे मतदान हो रहे हैं। और जिस क्षेत्र में, देखिए इसका एक उदाहरण दिल्ली में भी है। अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स में उन्होंने गरीबों को मुफ्त जब देने की बात की कि हम बिजली पानी मुफ्त देंगे, तो वहां पे गरीब ने ये नहीं देखा कि हमारे जात का कैंडिडेट कौन है, उन्होंने देखा कि आप पार्टी का कौन है। क्योंकि देखिए, हमारे देश में एक बड़ा वर्ग मुफ्त चीजें लेने वाले भी है। बिल्कुल। तो उसे अगर लगा कि नहीं, मुफ्त चीज हमको अरविंद केजरीवाल देंगे, तो उसने जिसको भी उतारा उसको वोट दिया उसने। तो अगर हम ये माने आज की स्थिति में भी कि सिर्फ जात के नाम पे वोट होता है, तो अब ये कई जगह पे ये साबित हो चुका है कि अब ऐसी बात नहीं रह गई है। हाँ, एक बड़ा वर्ग, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा से जाति के आधार पर चीजें तय होती रही, धर्म के आधार पर चीजें तय होती रही, और राजनीतिज्ञों ने इन चीजों को खूब बढ़ाया समाज को तोड़ने के लिए, अपने हित साधने के लिए। तो वो वर्ग के लोग अभी भी हैं, उनके परिवारों में उसका प्रभाव रहा है। तो उन परिवारों के बच्चे अभी भी कई बार जाति के आधार पर मतदान करते हैं। जाति, क्षेत्र, लिंग, अपना रिश्तेदारी, भाई भतीजावाद, ये हमारी राजनीति का अंग रहा है। लेकिन अब खास तौर से जब से आप 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सरकार बनाई, तो उन्होंने ये जातियों की राजनीति को काफी तोड़ा है। इसको आप बिहार में देख सकते हैं, झारखंड में आपको याद होगा कि लोग कहते थे कि जब भी बनेगा आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन टूटी वहां, उन्होंने उसको बदला, वहां पे रघुवर दास को मुख्यमंत्री बना दिया और 5 साल ठोक के सरकार चलाई। तो इसी तरह से आपको याद होगा कि हरियाणा में जब भी बनेगा जाट बनेगा, गैर जाट बनेगा, ये बनेगा, जाट नहीं बनाएगा तो आप हार जाएंगे। इस सरकार ने जाट को नहीं बनाया और दूसरी बार उसको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये चीजें तो समाज में राजनीतिक दलों का ये एक तरह का कर्तव्य है कि ये चीजें तोड़ें और जो विकास करने वाला है उसको प्रधानमंत्री बनाए, उसको मुख्यमंत्री बनाए, उसको मंत्री बनाए, उसको विधायक और सांसद बनाए।
ये कैसी बात हो गई कि आप देखिए जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान होगा जब 2014 के विधानसभा चुनाव हुए और वहां 25 सीटें भाजपा को मिली और 28 सीटें मिली पीडीपी को। तो लोगों ने आवाज दी, कॉल दी वहां से कश्मीर वैली से कि अरे कश्मीर में कैसे नॉन मुस्लिम बन सकता है मुख्यमंत्री। और आप देखिए हमारे यहाँ सो कॉल्ड जो प्रगतिवादी हैं उस समय एकदम मौन हो जाते हैं। और यही बात जब कहीं और कही जाती है जहां पे मेजॉरिटी हिंदुओं की हो तो वो हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, जबकि हमारा ये मानना है कि जो योग्य है वही संवैधानिक पदों पे जाए तो देश का बहुत भला होगा। चलिए इंदुकांत जी लौटेंगे आपके पास। शुभेंदु शेखर अवस्थी इसी बीच हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। शुभेंदु जी, पूरी यूपी में तो अग्नि परीक्षा थी, आज मोदी जी की अग्नि परीक्षा है बनारस में। अग्नि परीक्षा तो सभी पूरा कैडर की है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे हम हो, चाहे वो कोई और भी हो। नहीं, बीजेपी वाले छोड़ के समाजवादी पार्टी के तो कह रहे हैं हमारी सरकार बन गई, हम तो बोनस में लिए जा रहे हैं। अब बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? 10 तारीख को तो रिपोर्ट ही आ जाएगी। चलिए, लेकिन आप कितनी कड़ी चुनौतियां हैं इस बार? ओपी राजभर आपके साथ नहीं है। देखिए किसी के छोड़ने और तो हमने 4 साल, 4.5 साल, 5 साल में जो काम किया है उससे फर्क पड़ता है। दूसरा, हमने जो लोगों को, लाभार्थियों को जो काम दिया है वो काम किया, जैसे कि 46 लाख लोगों को हमने घर दिया, 1.5 करोड़ से लोगों से ज्यादा लोगों को आयुष मंत्रालय से जो आयुष योजना है प्रधानमंत्री की, उससे उनको फायदा हुआ और लगभग बहुत सारे लोगों को, हर गरीब को भोजन मिला है 2 साल में। बात कर रहे हैं और आगे आने वाले समय की विकास की बात कर रहे हैं। शुभेंदु जी, बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी तो आज समय कम पड़ जाएगा, अगर मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि कम ही समय बचा है। आज हम 7वें चरण पे बात कर लेते हैं। 7वें चरण का मतदान है, 54 सीटों पर मतदान चल रहा है। कितनी सीटें ले जा रहे हैं आप 54 में से? हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों को 40 से 45 सीटें मिलेंगी, इसके बाद से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और ओवरऑल की बात की जाए तो पहले से 7वें तक की चलिए इंदुकांत जी। देखिए पूरे प्रदेश की अगर बात करेंगे आप तो 7वें चरण में मिलाकर 403 में से भाजपा को 250 सीट के आसपास मिलने की संभावना है। और पिछली बार 47 सीट समाजवादी पार्टी को मिली थी, इस बार उनको 130-140 सीट मिल सकती है और वो मुख्य विपक्षी बन के आएंगे। और चूंकि सीधी लड़ाई हुई है भाजपा में और समाजवादी पार्टी में, तो इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा सफरर जो होगा, जो एक ऐतिहासिक चीज बन सकती है, वो कांग्रेस होगी और बसपा होगी। और कांग्रेस की सबसे ज्यादा खराब स्थिति है, पिछली बार उन्हें 7 सीट थी और इस बार ये भी कई राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि हो सकता है उनकी खाता भी न खुले, और अगर खुलेगा भी तो 3 से 4 सीटें। तो ये एक इतिहास में बड़ी विपत्ति की स्थिति कांग्रेस के लिए होगी कि उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े प्रदेश में प्रियंका गांधी के नेतृत्व को उन्होंने आगे बढ़ाया और उनके नेतृत्व पर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क इस बार लग जाएगा कि आगे राष्ट्रीय राजनीति में उनको दोबारा आने में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन कांग्रेस कह रही कि हमारे बिना सरकार बनना असंभव है। 24 की भी तो कहीं जो डगर थी उसमें वो खाई खोती हुई नहीं नजर आ रही है इस बार। आप देखिए प्रियव्रत जी, उनका गढ़ जो था अमेठी और रायबरेली, उनके बूथों पर लोग एक भी आदमी नहीं मिले। मैंने वहां की रिपोर्ट्स ली अपने रिपोर्टर से, कांग्रेस के बूथ पर एक भी आदमी पर्ची लेने नहीं चाह रहा था। ये सब चीजें चुनाव में इंडिकेटर्स होते हैं। अमेठी रायबरेली की बात बता रहा हूँ। और अभी शहर दक्षिणी में और आपके कैंट, वाराणसी कैंट में क्षेत्रों में मैं स्वयं होके आ रहा हूँ, वहां भी वही स्थिति है। लोग या तो जा रहे हैं भाजपा के बूथ पर या समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस के बूथ पर बूथ के लोग एजेंट बैठे हैं, खाली कोई जा नहीं रहा है। 8 सीटें हैं, 8 सीटों की बात बता रहा हूँ बनारस से। तो ऐसे में अगर आप ये सोचते कि सरकार बनाने में आप साथ देंगे या आप अहम भूमिका निभाएंगे,
तो ये बिल्कुल ही मतलब जिनको कहेंगे मुंगेरी लाल के सपने देखना। चुनाव के पहले आपकी चैनल पर हमने बात में कहा था, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अगर समाजवादी पार्टी से 2017 की तरह अलायंस कर लिया होता तो निश्चित तौर पर इस समय सत्ता के समीकरण उनके हाथ में होते, और अगर उन्हें 70 सीट जीतने के 60 सीट लड़ने के लिए मिलते तो 30 से 35 सीटें कांग्रेस जीत जाती और उनके रिवाइवल की शुरुआत हो सकती थी। यहीं से कहीं ना कहीं जो 24 की राह है वो भी उनके लिए आसान होती नजर आती है, आसान होती है, वो संघर्ष में होती है। चलिए लौटेंगे आपके पास शुभेंदु शेखर अवस्थी जी। अवस्थी जी, आज आजमगढ़ में भी मतदान है। अखिलेश यादव का गढ़ संसदीय क्षेत्र अगर मोदी जी का बनारस में है तो अखिलेश यादव जी का आजमगढ़ में है। कितनी सीटें ला रहे हैं वहां से आप? मेरा वहां पे ऐसा लगता है कि 4 से 5 के बीच में आनी चाहिए, 8 में से, जो हमको कंफर्म है। बाकी 3 में टक्कर की लड़ाई है। और मैं फिगर आपको बता देता हूँ, अभी आप पूछ रहे थे किसकी कितनी आएगी, जो मेरी वर्किंग है वो बता देता हूँ। 278 हमने बीजेपी को दिया है, 104 हमने सपा को दिया है, 17 बीएसपी को दिया है, 1 कांग्रेस को दिया है, 0 आपको दिया है और 3 अदर्स में गया है। इस फिगर्स में भाजपा की 30 सीटों को कम ज्यादा कर सकते हैं आप। यदि मेरी 30 कम हुई 278 से, तो ये सपा में जुड़ेगी, तो 104 और 134, मतलब उनका जो मिनिमम फिगर आएगा वो 104 आएगा और 134 के बीच में सपा रहने वाली है। ये 10 तारीख को देख लिया जाएगा ये। लेकिन आज अगर बात कर ली जाए तो आज जो सियासी समीकरण है, आज के बाद चुनावी शोर तो थम ही गया है, लेकिन आज मतदान भी थम जाएगा और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन क्या कुछ तैयारी कर रखी है आपने अगर नतीजे आपके पक्ष में आए तो? सब तैयारी है। सबसे बड़ी तैयारी हमारी बुलडोजर को हम लोगों ने रिपेयर करा के रख लिया है। जो छुट्टा जानवर का एक बड़ा विषय है, उसको हम लोग लेने वाले हैं और पहले 100 दिन के अंदर उसका निराकरण करेंगे। एक बड़ा समस्या है जो इस समय पर, जो बेरोजगारी को लेके काफी बात कही गई और उसके ऊपर एक नए तरीके से सोचने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता है। उस पर काम करना है अगले 100 दिन में। तो बहुत सारे प्लान हैं हमारे खाली ढोल, हमारे को कहीं लड्डू वही नहीं खाना है, बाकी बहुत सारी चीजें और भी करनी है जो समाज के लिए पूरी करनी है। चलिए इंदुकांत दीक्षित जी, क्या लगता है कि बीजेपी ने जो लड्डू बनवाए हैं वो खाने को मिलेंगे बीजेपी को, या सपा वाले खा जाएंगे वो लड्डू? रखने पड़ सकते हैं, छोड़ने पड़ सकते हैं, जैसे 2015 के बिहार के इलेक्शन में हुआ था। लेकिन लड्डू बनाने के बाद उन्हें बिल्कुल अफसोस हो, ऐसी आशंका कम है। संभावना है कि लड्डू खासतौर से बनारस में और पूर्वांचल में तो मिठाइयों का बड़ा शौक है। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, रातों रात सत्ता पलट गई थी, लड्डू बेकार चले गए थे। वहां पे दिक्कत ये थी कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। यहाँ पे जिसको भी मिलेगा पूर्ण बहुमत मिलेगा। जो लोग ये मानते हैं कि वो कहीं खेल करेंगे सत्ता के समीकरण बनाने में, उनको निराशा हाथ मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जनता खासतौर से 2007 से आप देखेंगे, उन्होंने बीच के पीरियड में लगभग 10-12 साल, जब उन्होंने 1990 से 2007 तक जब अलायंस की राजनीति देखी तो उन्होंने मन बना लिया कि किसी एक पार्टी को बहुमत की सरकार बनवाते हैं। 2007 से पहले मायावती जी को, फिर समाजवादी पार्टी को, फिर भाजपा को। इस बार भी वो स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे और हमें ऐसा लगता है कि इस बार भी भाजपा का अपर हैंड है। निश्चित तौर पर वो 325 सीट के करीब नहीं जाएंगे, लेकिन 250 से कम भी नहीं आएंगे, ऐसा हमें पूरी संभावना लगती है। बिल्कुल इंदुकांत जी, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथी बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से बात की जाए तो आज 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। पूर्वांचल यानी कि बाहुबलियों के गढ़ में आज मतदान जारी है, लेकिन 10 तारीख को आखिर जो जीत की मिठाई है वो कौन खाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, और साथ ही 10 तारीख को कौन होली खेलेगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसके साथ होगी होली और किसके साथ होगा खेला ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव को लेकर तमाम अपडेट्स हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।